Diagnosis and disorder of कोएगुलेशन। बात एक ही है ना, कोएगुलेशन का संबंध किससे बताओ? एक ही बात है, क्लोटिंग और किससे? प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर। दो चीजें मिलके तो कोएगुलेशन करती है। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है बताना? क्लोटिंग बनना। कोएगुलेशन का मतलब क्लोटिंग बनना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डायग्नोसिस की बात करेंगे आप लोग। तो डायग्नोसिस को हम कहेंगे यहाँ पे कोएगुलेशन स्टडी। कोएगुलेशन स्टडी। और इनमें कौन कौन सी जांचें आती है? सबसे पहली जांच आपके पास है प्लेटलेट काउंट। आप जानते ही है प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कितना होता है बताओ? 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर कम हो जाए प्लेटलेट तो क्या बोलते हैं बताओ? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर बढ़ जाए तो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। सेकंड बात आपके पास में, सेकंड जांच ब्लीडिंग टाइम, बीटी। आप लोगों ने सुना भी होगा नाम बीटी, ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है बच्चों? जैसे कहीं पे चोट लगी तो चोट लगने के बाद ब्लड चमकना स्टार्ट हो जाता है ना। ब्लड चमकना, निकलने से पहले चमकना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को ब्लड निकलना भी कहते हैं हम लोग। तो ब्लड चमकना स्टार्ट हो गया वहां से, और जो फिर ब्लड निकलना बंद हो गया। ब्लड चमकना स्टार्ट होने से लेकर ब्लड निकलना बंद होने तक का जो समय है वो क्या कहलाता है बताओ? ब्लीडिंग टाइम। आप हिंदी में लिख लेना, इंटरवल बिटवीन ऊजिंग, ऊजिंग का मतलब ब्लड चमकना, एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के ब्लड के चमकने से लेकर ब्लड स्टॉप होने तक के समय क्या कहलाता है? ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम दो मेथड से निकाला जाता है। टू मेथड। दो मेथड है आपके पास में। दो मेथड है ब्लीडिंग टाइम निकालने की। टू मेथड, दो मेथड। कौन कौन से? एक का नाम है ईवी मेथड, एक का नाम है ड्यूक मेथड। ईवी मेथड आपके पास में, इसमें क्या करते हैं बच्चों? वेन को पंचर करते हैं, किसी भी वेन को पंचर किया जाता है और देखते हैं कि ऊजिंग से लेकर ब्लड के स्टॉप होने तक कितना समय लगता है। तो हमने देखा कि नॉर्मली ऊजिंग से लेकर ब्लड के स्टॉप होने तक ईवी मेथड में 6 मिनट का समय लगा। कितना बताओ? तो आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बीटी कितना होता है ब्लीडिंग टाइम? 3 से 6 मिनट। कौन से मेथड से बताओ? ईवी मेथड। ईवी मेथड में किसको पंचर करते हैं? वेन को। ड्यूक मेथड में क्या करते हैं बच्चों? ये ईयर लोब को पंचर करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ईयर लोब पे एक सुई चुभाएंगे, उसको पंचर करेंगे और टाइम को रिकॉर्ड करेंगे। खून चमकने से लेकर ब्लीडिंग स्टॉप होने तक का टाइम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने देखा ड्यूक मेथड में जो ब्लीडिंग टाइम है वो कितना आता है? 2 से 3 मिनट। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हुआ और पूछा डायरेक्ट कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, मेथड का नाम नहीं दे रखा और पूछ लिया नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, तो आप 2 से 6 मिनट बताएंगे। कितना बताओ? 6 मिनट। अगला आपके पास में ब्लीडिंग टाइम के बाद थर्ड, क्लोटिंग टाइम। क्लोटिंग टाइम का मतलब ये है बच्चों, देखिएगा बच्चों, डायरेक्ट तुम कहोगे सिर्फ ब्लड का क्लोट होने में लगने वाला टाइम नहीं,
ऐसे नहीं कहते। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए देखिए कैसे निकालते हैं क्लोटिंग टाइम। आप ब्लड का सैंपल लेंगे और ब्लड का सैंपल लेने के बाद इससे प्लाज्मा और ब्लड सेल अलग अलग करेंगे। बताइए क्लोटिंग फैक्टर कहाँ होते हैं, ब्लड सेल में होते हैं या प्लाज्मा में होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर ब्लड सेल में। कौन सी ब्लड सेल में? क्लोटिंग फैक्टर कहाँ पाए जाते हैं ब्लड में, प्लाज्मा में या ब्लड सेल के अंदर? तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। किसमें होंगे क्लोटिंग फैक्टर, कौन से सेल में? मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सब कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ। तो क्लोटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, ब्लड सैंपल लेंगे और प्लाज्मा को और ब्लड सेल को अलग अलग कर देंगे। और इन दोनों को अलग करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है बच्चों, उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब जिस तरीके से आप लोग मठा बनाते हो, छाछ बनाते हो तो ऊपर घी आ जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। ऊपर ब्लड सेल आ जाती है, उनको हटा लिया जाता है, जो बचता है वो प्लाज्मा है। अब देखिए क्लोटिंग टाइम क्या होता है, इस प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम ऐड करेंगे और कैल्शियम ऐड करने के बाद प्लग बनने में जितना समय लगता है, इस प्लाज्मा में कैल्शियम ऐड करने के बाद प्लग बनने में जितना समय लगता है, वही समय क्या है आपके पास में क्लोटिंग टाइम है। क्या है वही समय? कैल्शियम ऐड करने के बाद जितनी देर में प्लग फॉर्मेशन हो रहा है वही क्लोटिंग टाइम है। और नॉर्मल क्लोटिंग टाइम याद रखिएगा बच्चों 3 से 8 मिनट होता है, 3 से 8 मिनट। अगला आपके पास में प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी, सीटी के बाद पीटी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसे निकालते हैं, जिसे पीटी बोलते हैं हम लोग बच्चों। देखिए बच्चों वही सेम, आप ब्लड का सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल लेने के बाद ब्लड में से प्लाज्मा और ब्लड सेल अलग अलग कर लेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? सेंट्रीफ्यूज मेथड से अलग अलग कर लेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, इस प्लाज्मा में हम लोग फैक्टर नंबर 3 मिलाते हैं, टिश्यू फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जानते हो ना, तीसरे नंबर का फैक्टर हम मिलाते हैं बाहर से। और क्लोटिंग में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या कहलाता है बताओ? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तीसरा फैक्टर ऐड करने के बाद में, हाँ तीसरा फैक्टर ऐड करने के बाद में आपके पास नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल कितना होता है याद रखिएगा बच्चों, 10 से 12 सेकंड। ये सेकंडों में होता है, ये क्लोटिंग टाइम मिनटों में होता है, ब्लीडिंग टाइम भी मिनटों में होता है। दस से 12 सेकंड। एक होता है आपके पास में प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बाद पांचवी जांच, जो कि क्लोटिंग से रिलेटेड है। पांचवी जांच आपके पास है बच्चों पीटीआईएनआर। नाम आप लोगों ने सुना होगा। पीटी का मतलब तो आपको पता ही है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अभी बताया मैंने। आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। पीटी आईएनआर, आईएनआर का मतलब इंटर नेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो पीटीआईएनआर। देखिए बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये आपने अगर पीटी निकाल लिया तो पीटीआईएनआर आराम से निकाल देंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि देखो, जो पीटीआईएनआर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है पीटीआईएनआर का। पेशेंट का पीटीआईएनआर, सॉरी पेशेंट का पीटी, पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसमें भाग लगा दिया जाता है नॉर्मल पीटी का। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है बताओ? 10 से 12। जैसे कि मान के चलो
किसी पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम 12 आया, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी कितना होता है, 12 होता है ना, 12 में 12 का भाग लगाया, कितना गया, 1, कितना गया, तो पीटीआईएनआर कितना है इस मरीज का बताओ, 1 आया, कितना आया बताओ, कैसे निकालते हैं बताओ, पीटीआईएनआर प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसका, मरीज का प्रोथ्रोम्बिन टाइम में किसका भाग लगाएंगे बताओ, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम का। तो नॉर्मली कितना आना चाहिए, नॉर्मल पीटीआईएनआर कितना होता है, पूछ लिया जाए सर कि नॉर्मल बता दो आप कितना होता है, तो नॉर्मल बच्चों होना चाहिए 0.8 से 1.1, भाग लगाने के बाद कितने आने चाहिए बताओ, 0.8 से 1.1 के बीच में है, तो आपके पीटीआईएनआर क्या है बच्चों, नॉर्मल है। अगला छठी जांच, एपीटीटी। एपीटीटी एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। फुल फॉर्म याद रखेंगे, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये किसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज यूज टू चेक, बात नहीं, किसको चेक करने के लिए किया जाता है, इंटरनेसिक पाथवे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्लड क्लोटिंग के 2 पाथवे थे, एक्सटर्नेसिक एंड इंटरनेसिक। इंटरनेसिक पाथवे को चेक करने के लिए, और नॉर्मल एपीटीटी क्या होता है देखिए, अगर आप नॉर्मल एपीटीटी निकालेंगे तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो 20 से 30 सेकंड, एक्टिवेटेड थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 20 से 30 सेकंड। अगला टेस्ट जो कराया जाता है, डी डाइमर, नाम सुना होगा आपने डी डाइमर का। ये क्लोटिंग की जांच करने के लिए, पेशेंट में इंटरनल क्लोटिंग हुई या नहीं हुई इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि क्लोटिंग टूटने के बाद क्या बनता है, डी डाइमर ही बनता है लास्ट में, पेशेंट में इंटरनल क्लोटिंग की जांच करने के लिए। नॉर्मल लेवल डी डाइमर का कितना होना चाहिए देखिए बच्चों, 200 से 500 नैनोग्राम पर डीएम। बात करते हैं क्लोटिंग डिसऑर्डर की, जांचों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, अब बात करते हैं क्लोटिंग डिसऑर्डर कौन कौन से, कोएगुलेशन डिसऑर्डर या क्लोटिंग डिसऑर्डर। देखो, सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा होने वाला क्लोटिंग डिसऑर्डर कौन सा है, तो सबसे पहला नाम आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहला नाम क्लोटिंग डिसऑर्डर में, सबसे पहला नाम पुरपुरा। पुरपुरा, पुरपुरा का मतलब क्या है देखिए बच्चों, कि आपकी स्किन के नीचे छोटे छोटे जैसे खून जम गया हो ऐसे स्पॉट देखने को मिलना, जैसे स्किन के लाल लाल स्पॉट, छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट देखने को मिलना, कभी कभी आपके खुजली होती है तब भी आपको देखने को मिलते हैं, आई बात समझ में। तो पुरपुरा का मतलब ब्लीडिंग स्पॉट beneath ऑफ स्किन, स्पॉट beneath ऑफ
स्किन के नीचे छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट देखने को मिलना। क्यों हो रहा है बताओ? ये क्यों होता है बताओ? ये क्लोटिंग डिसऑर्डर है। क्या है बताओ? ये क्यों होता है? देखो मैं आपको बता दूं, ड्यू टू मेनली ड्यू टू प्लेटलेट डिसऑर्डर। किसकी वजह से होता है मेनली बताओ? हाँ, डिसऑर्डर की वजह से। जो पुरपुरा दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पुरपुरा दो प्रकार के हैं। एक तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, जैसा कि नाम से सो है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। एक थ्रोम्बोएस्थेनिक पुरपुरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा का मतलब ये है बच्चों, डिक्रीज प्लेटलेट की कमी की वजह से होने वाला पुरपुरा। थ्रोम्बोएस्थेनिक का मतलब ये है प्लेटलेट फंक्शनिंग कम हो जाने की वजह से, प्लेटलेट फंक्शनिंग कम हो जाएगी। ये तो नंबर में कमी होने की वजह से होता है। ये प्लेटलेट है तो नॉर्मल, लेकिन काम कम कर रही है, काम, इसलिए होगा थ्रोम्बोएस्थेनिक पुरपुरा। आ गई बात समझ में? और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों? पूछ लिया जाए इसका ट्रीटमेंट, आप एफएफपी चढ़ाते हो। क्या चढ़ाते हो? एफएफपी की फुल फॉर्म फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये आपके पास में पुरपुरा की बात हुई। अगला आपके पास में देखो, क्लोटिंग डिसऑर्डर में बात करते हैं हम लोग। अगली बात करते हैं बच्चों हम लोग आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्लोटिंग डिसऑर्डर है आपके पास में हीमोफीलिया। नाम आपने सुना होगा हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया, इसी को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी एक रॉयल फैमिली में हुई थी। उस पूरे परिवार को क्या था बताओ? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चोट लगने के बाद खून का थक्का नहीं बनता। इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ क्लोटिंग फॉर्मेशन आफ्टर इंजरी। चोट लगने के बाद इसमें खून का थक्का नहीं बन पाता है। इस बीमारी में चोट लगने के बाद खून का थक्का नहीं बन पाता है। क्यों? कारण क्या होता है देखिए, ड्यू टू, कारण देखिए क्या कारण? डेफिशिएंसी ऑफ, कमी से। किसकी कमी? 8वें, 9वें, 11वें और 12वें फैक्टर। इनमें से कोई सा भी फैक्टर की कमी आ जाए तो आपके हीमोफीलिया होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली 8वें फैक्टर की कमी की वजह से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो कौन से फैक्टर की होती है? 8वें की। अगर कोई भी फैक्टर इन चारों में से एब्सेंट है, इनमें से कोई भी फैक्टर इन चारों में से अगर एब्सेंट है, तो इन चारों में से कोई भी फैक्टर एब्सेंट है तो हीमोफीलिया होने के चांसेस है। लेकिन मेनली कौन सा फैक्टर एब्सेंट रहता है बताओ? सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिला है इफेक्ट? 8वां। ये एक प्रकार की क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, थैलेसीमिया पढ़ा, वो कौन सी बीमारी थी? ऑटोसोमल। कौन सी थी? आप जानते हो ना, ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स
एक तो ऑटोसोम्स होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो तो ऑटोसोम्स की वजह से किसमें डिफॉर्मिटी होती थी, इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से, इट इज ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। ये एक तरह का सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर भी है। और मेनली तुम्हें बता दूं, इसके अंदर मेनली इस बीमारी में मेनली ज्यादातर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है। कौन सा, आपको पता है 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है। मेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं बताओ, एक होता है, फीमेल में 2 होते हैं। एक खराब हो जाए तो दूसरा काम संभाल लेगा, जबकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक खराब होने के बाद दूसरा काम नहीं संभाल सकता। तो जो हीमोफीलिया मेनली मेल को अफेक्ट करती है, हीमोफीलिया मेनली अफेक्ट मेल। जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। कैरियर का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहले तक पहुंचाने वाली बीमारियों को, उसमें सिम्टम आते नहीं है इतने। और ये जो बीमारी है बच्चों, क्योंकि 8वां 9वां और 11वां 12वां फैक्टर इसमें एब्सेंट रहता है, इनमें से कोई भी फैक्टर एब्सेंट रहता है। और आपको पता है ये चारों फैक्टर कौन से पाथवे से संबंधित है, 8वां 9वां 11वां 12 इंटरनेसिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्ट हीमोफीलिया के अंदर, हीमोफीलिया डिफेक्ट करता है किसके अंदर, इंटरनेसिक पाथवे। इसमें इस बीमारी में इंटरनेसिक पाथवे पूरा नहीं होता। क्योंकि क्यों पूरा नहीं होता बताओ, क्योंकि इंटरनेसिक पाथवे को पूरा करने वाले फैक्टर की क्या रहती है, कमी। कोई से भी फैक्टर की कमी होगी हीमोफीलिया होगा, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी, कौन सा बताओ, 13 में से कोई भी हो जाए तब, हाँ 8 9 11 बार। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, सबसे पहला आपके पास में हीमोफीलिया ए, दूसरा हीमोफीलिया बी, एक हीमोफीलिया सी और हीमोफीलिया डी। जो ए होता है बच्चों, क्रोमोस, ध्यान से सुनिए, फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से। और सबसे ज्यादा यही होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा होने वाला हीमोफीलिया कौन सा है बताओ, ए। जो बी होता है 90 की कमी की वजह से होता है, सी 11 की कमी से, और डी किसकी वजह से, 12 की कमी से। आपने देखा होगा हीमोफीलिया फैक्टर ए बी सी डी नाम भी लिखा है तो उस टाइम जब पढ़ाया था आप लोगों को। जो 90 वाला है हीमोफीलिया बी है, इसको क्रिसमस हीमोफीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि उस फैक्टर का नाम क्या था, क्रिसमस फैक्टर था। क्या था बताओ, हाँ। सिम्टम्स, सिम्टम्स की बात करें हम लोग, देखो सबसे पहला, ज्यादातर ये इसके सिम्टम देखो बचपन में देखने को नहीं मिलते। पहली बार जब सिम्टम देखने को मिलेंगे तो फर्स्ट टाइम सिम्टम किस में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बीमारी बच्चों बाय बर्थ होती है। फर्स्ट टाइम जो सिम्टम देखने को मिलेंगे टोडलर में, किसमें बताओ, क्योंकि वो कूदने फांदने लग जाएगा ना। टोडलर में सबसे ज्यादा इंजरियां होती है, टोडलर 3 साल का बच्चा कहलाता है। सबसे पहले सिम्टम इनमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस इन्हीं में ज्यादा होते हैं। इससे छोटे बच्चे को तो हम संभाल के रखते हैं बहुत, तो इंजरी होती नहीं है, हमें पता भी नहीं लगता कि हीमोफीलिया है। क्योंकि हीमोफीलिया का पता कब लगेगा, जब इंजरी होगी तभी। जब इंजरी होगी तभी तो पता लगेगा कि खून का थक्का नहीं बन रहा। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे देखो, इसका क्लासिकल सिम्टम देखो, पूछा जाता है कि हीमोफीलिया का क्लासिकल सिम्टम्स या प्राइमरी सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम या कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम, इजीली ब्रूसिंग। इजीली ब्रूसिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा भी चोट लगी और खून आना स्टार्ट, थोड़ी सी भी चोट लगी, बिल्कुल ही थोड़ा सा स्क्रैच हुआ और क्या आना स्टार्ट हो गया, खून आना, इजीली ब्रूसिंग। आई बात समझ में,
और तो आपको पता ही है। और क्या हो गया? ब्लीडिंग होगी। क्या होगी बच्चों बताओ? ब्लीडिंग होगी। इंजरी होने के बाद जो है खून का थक्का नहीं बनेगा। आप बात कर रहे हो सिम्टम्स ऑफ हेमोफीलिया की, तो जो मेन सिम्टम है, क्लासिकल सिम्टम है, जो कॉमन सिम्टम है बच्चों हेमोफीलिया का, वो क्या है बच्चों बताओ? इजीली ब्रूसिंग। क्या है? थोड़ी सी चोट लगेगी उसमें खून चमकना स्टार्ट हो जाएगा। और ब्लीडिंग होने के बाद जो है खून स्टॉप नहीं होगा, क्लोटिंग नहीं बनेगी। इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है ज्यादातर नी जॉइंट में, जिसकी वजह से नी जॉइंट क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, स्टिफ हो जाती है। और डेंजरस साइन और सिम्टम क्या है बताओ इसका? हेमोफीलिया का इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। इंट्राक्रेनियल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ट्रीटमेंट में आप लोग क्या देते हो बच्चों? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक तो डीडी एवीपी दिया जाता है, ये ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने का काम करता है और फैक्टर 8 की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये डीडी एवीपी। ध्यान रखेंगे बच्चों फुल फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है? ध्यान रखेंगे। जैसे G6PD की ध्यान रखते हैं आप लोग, यूडीपी जीटी की आपको पता है, G6PD की आपको पता है। तो डीडी एवीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग। 1 डाई अमाइनो 8 डी आर्जिनिन वेसोप्रेसिन। नाम से सोए क्या करेगा बताओ? ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करने का काम कर रहा है। हाँ। दूसरा ट्रीटमेंट इसका एफएफपी 1 डाई अमीनो 8 डी आर्जिनिन। एफएफपी देते हैं, फैक्टर 8 देते हैं, क्योंकि ज्यादातर हेमोफीलिया कौन सा होता है बताओ? फैक्टर 8 की कमी वाला। अब बताओ एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ? अगर कोई हेमोफीलिया का मरीज है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, लेकिन अगर बच्चा खेलने की जिद करे तो इनके लिए सबसे अच्छा खेल है स्विमिंग। क्या है बताओ? पूछा गया क्वेश्चन है, हेमोफीलिया के बच्चे क्या खेल सकते हैं? स्विमिंग कर सकते हैं। एस्पिरिन नहीं देना है, क्योंकि एस्पिरिन क्या करती है बताओ? ब्लीडिंग को बढ़ाती है। हाँ, एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बताया था मैंने। अभी आप लोगों ने ब्लड क्लोटिंग पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एस्पिरिन जो है थ्रोम्बोएक्सिन की कमी करती है, TXA2 की कमी करती है। मैंने वहां पे लिखा है भी था आप लोगों को, TXA2 की कमी करती है, थ्रोम्बोएक्सिन की कमी कर देती है, इसलिए जो है क्लोटिंग नहीं बन पाती। अब देखो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हेमोफीलिया कैसे फैलता है? इनहेरिटेंस ऑफ हेमोफीलिया। आप बनाना सीखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, इनहेरिटेंस का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जब कभी भी आप इनहेरिटेंस वाले सवाल पढ़ते हो बच्चों, ध्यान से देखिएगा सामने, जल्दी उतारो, पहले जल्दी उतारिए। ये समझने की बात आ गई आपके पास। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी चीज अगर फैल रही है, उनके सवाल आप लोग पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो बच्चों? देखिए, ये देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाते हैं ओनली, आपको पता ही है। देखो, पिताजी का तो स्पर्म जाता है, माताजी का क्या जाता है? ओवम। पिताजी के स्पर्म में क्या है? देखो, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां पर भी कितने? 23। माताजी के तो फिक्स से X+22 होंगे, ओवम के अंदर कितने होंगे? जबकि जो पिताजी है उसके X+22 भी हो सकते हैं, Y+22 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्पर्म में।
क्योंकि जो एक्स और वाई दोनों होते हैं मेल के अंदर, लेकिन आधे रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों क्रोमोसोम्स क्या पाए जाते, स्पर्म और ओवम में क्या पाए जाते, आधे पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? आधे होते तो क्या कहलाते हैं, बताओ? पूरे होते तो क्या कहलाते हैं? किसी भी चीज में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नाम सुना है? कुछ भी आता तो है नहीं। तो इनहेरिटेंस के सवाल कैसे किए जाते हैं, देखो। देखो, जब कभी भी इनहेरिटेंस के सवाल हो बच्चों, तो आप लोग देखिए बच्चों, पिताजी को कैसे लिखेंगे, माताजी को कैसे लिखेंगे? पिताजी हमेशा एक्स वाई से लिखे जाते हैं, माताजी एक्स एक्स से लिखी जाती है। और अगर पिताजी को हीमोफीलिया किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उनके ऊपर डॉट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल मेल कैसा दिखाई देता है, बताओ? एक्स वाई, फीमेल एक्स एक्स। अब देखिए, अगर नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल कैसे दिखाई देंगे, बताओ? एक्स वाई कौन दिखाई देगा और फीमेल कैसे देखने को मिलेगी, बताओ? हाँ, अगर हीमोफीलिया है मेल को, तो आपके पास में ऐसे देखने को मिलेगा हीमोफीलिया वाला मेल। यहां पर आप एक पॉइंट लगा देंगे, ऐसे दर्शाएंगे। जबकि अगर फीमेल में ऐसे एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट वाली फीमेल कभी भी जो हीमोफिलिक नहीं कहलाती, वो कैरियर कहलाती है। क्या कहलाती है? कैरियर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फैलाने वाली कैरियर फीमेल है वो। क्योंकि एक एक्स में डिफेक्ट है, दूसरा तो सही है ना। आपके पास में अगर हीमोफिलिक फीमेल है, कहेंगे कि हीमोफीलिया की जो फीमेल मरीज है वो कैसे देखने को मिलेगी, तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे आप लोग? एक्स एक्स लिख के 2 बिंदी लगाएंगे। कितनी बिंदी लगाएंगे? 2 बिंदी। एक सवाल देखो आपके पास में है, एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, बाकी 3 क्वेश्चन में घर के लिए दूंगा आप लोगों को, और आप मुझे सेंड करेंगे। देखिए, ये ध्यान से देख लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तीनों। पहला सवाल, जो फादर है वो हीमोफिलिक है और मदर नॉर्मल है, बच्चे कैसे होंगे? देखो, कितने बच्चे नॉर्मल होंगे, कितने बच्चे हीमोफिलिक होंगे? तो देखिए बच्चों, फादर हीमोफिलिक है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे आप लोग? इस तरीके से। और मदर नॉर्मल है तो उसको इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, इनको आप लोग डिवाइड करके लिखेंगे। कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देख लीजिए आप लोग, पेन को रोक दे भले ही। शाम को 4 बजे तक इन सवालों के जवाब मुझे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा देखने के लिए। इधर देखिए, ये आपके पास में सामने देखो, ये आपके पास में थे। फादर हीमोफिलिक है, उसको किससे इंडिकेट करेंगे? इस तरीके से। मदर नॉर्मल है, उसको किससे इंडिकेट करेंगे? इस तरीके से। अब इनको देखो अलग अलग लिखेंगे आप लोग। पहले तो किस तरीके की सारणी बनाएंगे, 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, 3 ऐसे, 3 ऐसे। इधर देखिए बच्चों, यहां पर तो पिताजी के लिख दो, या मतलब किसी के भी कहां पर भी लिख सकते हो। मैंने यहां पर पिताजी के लिख दिया, मान के चलिए। ये देखिए बच्चों, किसके लिख दिया बताओ? हाँ, बताइए हीमोफीलिया कौन से सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करती है, एक्स को या वाई को? तो ये जो बिंदी है, जब अलग अलग करेंगे तो किस पे लगेगी? एक्स पे लगेगी। किस पे लगेगी? क्योंकि एक्स को इफेक्ट करते हैं ना हीमोफीलिया। ये पिताजी की लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे माताजी के। किसके लिख देंगे? लिख दिया माताजी के। अब इनको बस कुछ नहीं करना है कि मल्टीप्लाई करना है आपको। इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार लिख दिए, और ये पॉइंट लगा दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए आपके पास है 50% जो मेल बेबी पैदा हुए, वो कैसे पैदा हुए बताओ? नॉर्मल। 50% जो, देखो दोनों मेल क्या है बताओ? नॉर्मल है ना। और दोनों फीमेल, 50% जो फीमेल पैदा हुई वो कैसे पैदा हुई? कैरियर। कैसी थी देखो?
कैरियर ही होता है ना ऐसा, जिन पे एक बिंदी होती है कैरियर, और जिन पे दो बिंदी होती है क्या कहलाती है बताओ? हीमोफिलिक। क्या कहलाती है? अब आपके सवाल है, ये सवाल मैंने आपको दिया, अब आप सवाल करेंगे, 10 बार देखेंगे, 50 बार देखेंगे, सवाल करना सीखेंगे। सवाल आपके लिए, होमवर्क। पहला सवाल, मदर हीमोफिलिक, फादर नॉर्मल, मदर कैरियर, फादर हीमोफिलिक। बच्चे कैसे पैदा होंगे देखेंगे, ये करके बताएंगे। 2 सवाल, तीसरा सवाल, मदर नॉर्मल, फादर नॉर्मल। ये सवाल आपको करके भेजने हैं। अगली बीमारी आपके पास में क्लोटिंग डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पहला तो क्या पढ़ा? पुरपुरा पढ़ा। क्या पढ़ा बताओ? दूसरा क्या पढ़ा? हीमोफीलिया। क्या पढ़ा बताओ? तीसरा पढ़ेंगे आप लोग अगला, अगली बीमारी आपके पास वॉन विलिब्रांड डिजीज। आपने सुना होगा वॉन विलिब्रांड फैक्टर का नाम सुना है? तो वॉन विलिब्रांड डिजीज में क्या होगा बताओ? VWF एब्सेंट होगा। क्या होगा? और आपको पता है वॉन विलिब्रांड फैक्टर क्या करता है? जैसे एंडोथेलियम डैमेज होती है, वॉन विलिब्रांड फैक्टर निकलना स्टार्ट होता है। क्लोटिंग में हाथ है ना इसका भी, शुरुआत में वॉन विलिब्रांड फैक्टर ही निकलता है, जो कि क्या एक तरह का जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि चिपकाता है ना, प्लेटलेट को चिपकाने का काम करता है। तो ये भी क्या एक तरह का क्लोटिंग डिसऑर्डर है। क्या है बच्चों बताओ? इसमें वॉन विलिब्रांड फैक्टर एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाते बताओ? क्लोटिंग नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? हाँ, क्लोटिंग डिसऑर्डर है, नाम याद रखिएगा बस। इसके बाद आपके पास में ये आपके पास में बच्चों कंप्लीट होते हैं डिसऑर्डर ऑफ क्लोटिंग डिसऑर्डर। अब इंपॉर्टेंट बात आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो डिसऑर्डर थे, कुछ दवाइयों के बारे में, कुछ चीजों के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। क्या बोलते हैं? ये अलग ही टॉपिक है, लेकिन रिलेटेड इन्हीं से, ब्लीडिंग से रिलेटेड ही है। एंटीकोएगुलेंट। आप क्या पढ़ रहे हो? कोएगुलेशन, क्लोटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, उसके डिसऑर्डर पढ़े, डायग्नोसिस पढ़े। तो ये कुछ दवाइयां हैं बच्चों जिनको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट वे दवाइयां होती है जो कि डिले करती है क्लोटिंग को, स्टॉप नहीं करती क्लोटिंग को, कभी डिले करती है। दीज आर ड्रग्स डिले क्लोटिंग को थोड़ा लेट कर देगी, बट नॉट स्टॉप क्लोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी दवाइयां जो क्लोटिंग को क्या कर देती है बच्चों? डिले कर दे, लेकिन कभी स्टॉप नहीं करती क्लोटिंग को। क्लोटिंग तो होगा लेकिन देरी से होगा। इनका एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम्पल, हिपेरिन नाम सुना है आप लोगों ने? वारफेरिन नाम सुना है आप लोगों ने? EDTA नाम सुना है आप लोगों ने? सोडियम सिट्रेट।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हिपेरिन की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, हिपेरिन ईडीटीए, ईडीटीए वाइल नहीं आती क्या, उसमें यही आता है ईडीटीए, जो खून का थक्का बनाने से रोक लेता है थोड़ी देर के लिए। हिपेरिन सबसे पहली चीज, हमारे ब्लड के अंदर भी खून का थक्का नहीं बनता ना नेचुरली, नहीं बनता। आपको पता है ब्लड के अंदर नेचुरली खून का थक्का नहीं बनता, चोट लगने के बाद ही बनता है। एक कारण तो मैंने वो बता दिया आपको। दूसरा कारण क्या, आपके ब्लड में हिपेरिन होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड में भी पाया जाता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ब्लड के अंदर प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा क्या है हिपेरिन, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये क्या करता है बच्चों हिपेरिन, ये अफेक्ट करता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेसिक पाथवे को। किसको बताओ, इंटरनेसिक पाथवे को। ये इंटरनेसिक पाथवे को थोड़ा सा क्या करता है, डिले कर देता है, क्या कर देता है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाती, क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो इसकी अगर इफेक्टिविटी जांच करनी है, बताओ आपको हिपेरिन की इफेक्टिविटी जांच करनी है तो किसको चेक कराएंगे, कौन सी जांच कराएंगे, एपीटीटी कराएंगे। क्या कराएंगे, क्योंकि इंटरनेसिक पाथवे से रिलेशन किसका है, एपीटीटी का है। किसका है बताओ, हिपेरिन की इफेक्टिविटी की जांच के लिए एपीटीटी कराते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि हिपेरिन किसको इफेक्ट करता है बताओ, इंटरनेसिक पाथवे को। किसको बताओ, और इंटरनेसिक पाथवे की जांच करनी है तो किसको कराओगे बताओ, एपीटीटी कराओगे। क्या कराओगे, आपको पता ही है हिपेरिन का यूज कहां कहां पे होता है, देखा आप लोगों ने हिपेरिन का यूज, एबीजी सिरिंज में होता है, पता है ना, एबीजी करते हैं तो सिरिंज को इसी से फ्लश करते हैं, डायलिसिस करते हैं तब भी इसका यूज होता है, हेमोडायलिसिस में, कार्डियक सर्जरी करते हैं तो इसका इन्फ्यूजन चलता है। और ये एकमात्र ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो ओरली दिया जा सकता है, सॉरी आईवी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, आईवी, सॉरी ओरली वारफारिन देते हैं ना। इसका अगर रूट देखेंगे आप लोग, रूट पूछा जाए कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस या आईवी। मोस्ट कॉमन तो किससे देंगे बताओ, सबक्यूटेनियस। अगर आपको ज्यादा इफेक्ट चाहिए तो कैसे देंगे, आईवी। कभी भी आईएम नहीं देते, आईएम नहीं देते इसको, क्योंकि अगर आईएम दे दिया बच्चों तो क्या बनने के चांसेस होंगे आपके, हिमेटोमा। क्या बनने के चांसेस होते हैं, हिमेटोमा जानते हो ना, मैंने बता रखा है, ब्लड की गांठ है ना। अगर हिपेरिन आपने ज्यादा दे दिया तो हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है ना। अगर ज्यादा हिपेरिन दे दिया, आपने हिपेरिन ज्यादा दे दिया तो क्या हो सकती है बताओ, टॉक्सिसिटी हिपेरिन की। और हिपेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो क्या देंगे बताओ, ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, एंटीडोट। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है बताओ, बताओ, प्रोटामाइन सल्फेट। कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। हिपेरिन का एंटीडोट क्या है, प्रोटामाइन सल्फेट। सबसे पहले यही लिखाया था मैंने जब लिखाए थे एंटीडोट, आपके लिखे हुए एंटीडोट सभी के प्रोटामाइन सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं बताओ, हाँ। इसके बाद बात करते हैं बच्चों वारफेरिन की। अगला एंटीकोगुलेंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वारफेरिन। वारफेरिन बहुत इंपॉर्टेंट, एकमात्र ओरली दिया जाने वाला एंटीकोगुलेंट, ओनली ओरल एंटीकोगुलेंट। पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे, ओरली, यही ओरली दिया जा सकता है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म दिया जाने वाला, लंबे समय तक दे सकते हैं इसको, लॉन्ग टर्म दे सकते हैं इसको।
और इसका इफेक्ट कहां पर होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वो कहां पर इफेक्ट डालता था, इंटर्निसिक पाथवे पर। ये जो वारफेरिन होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे साथ के साथ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वारफेरिन है, जो वारफेरिन है बच्चों, इसका काम क्या है, देखिए कहां पर जाके अफेक्ट करेगा, जिससे कि क्लोटिंग को डिले कर दे। ये विटामिन के को कम करता है। किसको कम कर देगा, और जब विटामिन के कम हो जाएंगे तो आपको पता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 इनकी कमी आ जाएगी। किसकी कमी आ जाएगी, और जब इनकी कमी आ जाएगी तो क्लोटिंग क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, विटामिन के में कमी करते हैं। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, ये किसको अफेक्ट करेगा, विटामिन के 2, 7, 9, 10 का संबंध किससे, एक्सटर्निसिक पाथवे से। किससे बताओ, हाँ, ये एक्सटर्निसिक पाथवे को अफेक्ट करेगा। ये वाली जो दवा है, ये किसको अफेक्ट करती है बताओ, एक्सटर्निसिक पाथवे को। और इसकी इफेक्टिविटी की जांच करनी हो मुझे, वारफेरिन की, तो एक्सटर्निसिक पाथवे की जांच करने के लिए आप लोग क्या कराते हो, पीटी करवाते हो। क्या करवाते हो, पीटी या पीटीआईएनआर। वारफेरिन की वारफेरिन साइडिंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी इफेक्टिविटी की जांच करनी है आपको। करने के लिए आप लोग क्या कराते हो, पीटी आईएनआर। क्या करवाते हो, पीटी, नाम सुना है ना अभी। अगर वारफेरिन ज्यादा दे दिया आप लोगों ने बच्चों, एक्सेसिव वारफेरिन दे दी, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और वारफेरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो वारफेरिन का एंटीडोट देंगे। वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या देंगे बताओ, वारफेरिन का, और वारफेरिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के। क्या है बताओ, आई बात समझ में, एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये विटामिन के को कम कर रहा है, तो इसको कम करने के लिए कौन है, विटामिन के है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन मरीजों को वारफेरिन चल रही है, उन मरीजों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं देते। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवॉइड करनी है, अवॉइड इन वारफेरिन थेरेपी। अगर जिस मरीज के वारफेरिन चल रहा है, उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं देते, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन के होता है। क्या होता है बच्चों, जो कि वारफेरिन की इफेक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। एक तरफ तो आप वारफेरिन दे रहे हो, एक तरफ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे रहे हो। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या है, विटामिन के, वो तो एंटीडोट है वारफेरिन का, वो क्या है, तो जो आप वारफेरिन दे रहे हो उसका इफेक्ट कम आएगा। फिर अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे दोगे तो उसमें विटामिन के दे दिया आपने। इसलिए वारफेरिन देते वक्त कभी भी आप लोग उस मरीज को हरी पत्तेदार वाली सब्जियां नहीं खिलाएंगे। क्यों नहीं खिलाएंगे हरी पत्तेदार वाली सब्जियां, क्योंकि हरी पत्तेदार वाली सब्जियां विटामिन के होगा, और हरी पत्तेदार वाली सब्जियां आपने खिला दी तो वारफेरिन की इफेक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। अगला आपके पास में EDTA और सोडियम सिट्रेट, ये बहुत सिंपल है। EDTA और सोडियम सिट्रेट, नाम दोनों का खूब सुना है, खूब सुना है। EDTA किस में आता है बताओ, सैंपलिंग वाइल के अंदर। किस में आता है बताओ, सैंपलिंग वाइल में आता है ये। और EDTA की फुल फॉर्म याद रखने का, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। सोडियम सिट्रेट का उपयोग कहां किया जाता है, ब्लड बैंक में। कहां पर बताया था ना मैंने, जो ब्लड की थैली आती है उसमें उसको जमने से रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट। जो ब्लड का बैग, बात नहीं, ब्लड का बैग, आपको पता है कि आप ब्लड चढ़ाते थे तो मैंने उसमें कॉम्प्लिकेशन लिखाया था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखवाया था ना। क्या हो जाता था, आपके हाइपोकैलेमिया हो जाता था ना, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है,
क्योंकि ये जो है सोडियम सिट्रेट किसके साथ जुड़ के बाहर निकलता था, कैल्शियम के साथ में, किसके साथ में, और कैल्शियम की कमी कर देता ही है। लेकिन डालना भी जरूरी है ब्लड के बैग में, जो खून की थैली आती है उसमें डाला जाता है, इसको खून की थैली में डाला जाता है ना, खून को जमने से रोकने के लिए। आज जो पढ़ाया गया है पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ध्यान रख लेना। देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे।